Dr. Rana's lectures. Nobody does it better. अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर रेहान राणा हियर। आज हम पढ़ेंगे हार्ट की एनाटमी। यार कितनी एनाटमी पढ़ोगे यार, जब से पैदा हुए तब से हार्ट की एनाटमी पढ़ रहे हैं और अब तक याद नहीं हुई हमें हैं। चलो खैर, फिर भी ना कोई मोटे मोटे जो ट्रिकी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अंदर ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, डिटेल में नहीं जाएंगे हम इंशाल्लाह। तो भाई, जब सबसे पहली बात जो है हमें समझ नहीं आती वो है ओरिएंटेशन कैसे है, हार्ट की एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे है। तो यहाँ पे आप लोग देखें, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को कि ये एंटीरियर व्यू है हार्ट का। ठीक है, सबसे जो ये जो मेन पार्ट आपको नज़र आ रहा है, बाहर बाहर जो निकला उभरा हुआ, ये क्या है? ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं है। लेफ्ट वेंट्रिकल ये पड़ा है इसके पीछे, पीछे पड़ा होता है और नीचे की तरफ होता है। जो राइट वेंट्रिकल है वो सामने होता है और ऊपर की तरफ होता है। ये क्या है? राइट एट्रियम है। और जो लेफ्ट एट्रियम का थोड़ा सा पार्ट ये नज़र आ रहा है, ये पीछे की तरफ पड़ा होता है। मोस्ट इंटीरियर जो सबके सामने पड़ा है वो कौन सा पार्ट है? वो राइट वेंट्रिकल है। और जो सबसे पीछे पड़ा है वो कौन सा है? लेफ्ट एट्रियम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और एक बीमारी का नाम आपने पढ़ा होगा, कई दफ़ा पढ़ा है, एक दफ़ा नहीं पढ़ा। उसका नाम है माइट्रल स्टीनोसिस। जो लेफ्ट एट्रियम का एग्जिट है वो कहाँ से है? माइट्रल वाल्व है। माइट्रल वाल्व की अगर स्टीनोसिस हो जाए, वो सख्त हो जाए, तो लेफ्ट एट्रियम को जोर लगाना पड़ता है। अगर वो जोर लगाएगी तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी होगी तो ये कंप्रेस करेगा अपने पीछे पड़ी स्ट्रक्चर्स को। उनमें क्या क्या चीज़ें पड़ी है? एक तो है इसोफेगस, और दूसरी क्या है? लेफ्ट रिकरेंट लेंजियल नर्व। ठीक है, इसोफेगस को अगर कंप्रेस करेगा तो क्या होगा? डिस्फेजिया होगा। और अगर इसको लेरेंजियल नर्व को करेगा तो क्या होगा? होर्सनेस होगी। इसके अलावा क्या है? इसको होर्सनेस को, ये जो लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व को अगर कंप्रेस करे, उससे होर्सनेस हो जाए, उसे कहते हैं ऑल्टनर सिंड्रोम। हाँ। एक और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्लिनिकल और एनाटॉमिकल पॉइंट है वो ये है, क्योंकि सबसे जो एंटीरियर पार्ट है वो कौन सा है? राइट वेंट्रिकल है। तो एंटीरियरली कोई भी स्टैबिंग वूड होगा या कोई भी ब्लो होगा हार्ट को, तो सीधे सीधे राइट वेंट्रिकल के ऊपर पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल पॉइंट है। और जो इंफीरियर सरफेस है हार्ट की, वो कौन बना रहा है? मोस्टली लेफ्ट वेंट्रिकल बना रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल पीछे की तरफ और नीचे की तरफ पड़ा हुआ है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये एंटीरियर व्यू है हार्ट का। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही थे इसके। अब हम पढ़ लेते हैं पेरिकार्डियम के बारे में। पेरिकार्डियम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहली बात तो ये कि पेरिकार्डियम जो है उसके 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले बाहर बाहर वाली जो होती है उसे कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, उसके अंदर होती है, उससे अंदर जो चिपकी हुई होती है उसके साथ बिल्कुल, उसे कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। ठीक है, फिर इन दोनों के अंदर एक स्पेस होती है आगे जाके, और उसके बाद एक और लेयर होती है इसकी, उसे कहते हैं हम विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, या फिर एपिकार्डियम कहते हैं इसको। एपिकार्डियम हार्ट के बिल्कुल ऊपर पड़ी है ये। अब होता ये है, इसके एक्चुअली जो बनती है ये क्यों इस तरह डबल लेयर है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें सेकेंड ईयर के अंदर नहीं समझ आता। ठीक है, अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। जब हार्ट डेवलप हो रहा होता है तो वो एक बैलून के अंदर डेवलप हो रहा है, एक तरह से यूँ समझ लें। ठीक है, इसी तरह लंग्स जब डेवलप हो रहे होते हैं तो वो एक बलून के अंदर डेवलप हो रहे होते हैं, बलून के अंदर जाकर घुसते हैं। ठीक है, इस तरह प्लूरल कैविटी बनती है। इसी तरह पेरिटोनियल कैविटी बनती है। गट जो है ना, अंदर जाकर घुसती है किसके अंदर? एक बलून के अंदर। और नीचे देखें, मैंने एक ना बलून बनाया हुआ है, एक मुक्का सा बनाने की कोशिश की है, मुक्का मुझे मिला नहीं है, तो ये थम्स अप मैंने घुसा दिया इसके अंदर, बलून के अंदर। ये नीचे नज़र आ रहा होगा आपको, ये थम्स अप है, ये बलून है, ये दोनों आप ये, अगर थम्स अप को मैं घुसाऊँ बलून के अंदर तो कैसे होगा ये? अगली पिक्चर में देखें तो ये घुसता जाएगा अंदर, और ये जो एक 2 वाल बन जाएंगी इसकी बलून की, एक ये वाली वाल अंदर वाली, एक बाहर वाली वाल बन जाएगी। तो घुसता जाएगा तो ये दोनों वाल्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगी और एक पोटेंशियल स्पेस बीच में रह जाएगी थोड़ी सी, जिसके अंदर फ्लूइड होता है। जिस तरह हार्ट के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, और प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है, पेरिटोनियम के अंदर कौन सा होता है? पेरिटोनियल फ्लूइड होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पॉइंट है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। एक और जो क्रिटिकल बात है यहाँ पर वो क्या है? पेरिकार्डियम की सप्लाई किससे है? फ्रेनिक नर्व से। फ्रेनिक नर्व की जो कनेक्शंस हैं, एनाटॉमिकल कनेक्शंस होते हैं, किसके साथ होते हैं? ब्रैकियल प्लेक्सस के साथ होते हैं। अब होता ये है कि जब फ्रेनिक नर्व इनर वो इरिटेट होती है तो शोल्डर की तरफ जाता है इसका रेफर्ड पेन, और किसकी तरफ जाता है? नेक की तरफ जाता है इसका।
ठीक है, क्योंकि इसके जो डर्माटोम है या ओरिजिन है वो उन्हीं स्ट्रक्चर के साथ रिलेटेड है। इस तरह जब डायफ्राम डायफ्राम का कोई कुछ मसला होता है तो क्या होता है, तब भी शोल्डर का रेफर्ड पेन होता है, जिस तरह कोलिसिस्टाइटिस के अंदर होता है। प्लूरल कैविटी का कोई इशू होता है, वो भी फ्रेट नर्व से सप्लाई ले रही है, तब भी फिर रेफर्ड पेन होता है शोल्डर की तरफ। तो रेफर्ड पेन जो शोल्डर की तरफ होता है पेरिकार्डाइटिस के अंदर, उसकी रीज़न ये है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, वो मैंने आपको बताया था एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, वो ये कि वेंट्रिकल के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक ट्रेबेकुलेटेड पार्ट होता है, ये ट्रेबेकुलेटेड पार्ट है, और ये स्मूथ पार्ट है। स्मूथ पार्ट आपको नज़र आ रहा है अंदर की तरफ, ये स्मूथ सा पार्ट है। ट्रेबेकुलेटेड का मतलब ये है कि ये रफ पार्ट है, इसके अंदर ट्रेबेकुलेशंस बनी हुई हैं, उभार बने हुए हैं। ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि पेपिलरी मसल क्या होते हैं, कॉर्डा टेंडिनाई क्या होते हैं। ठीक है, पेपिलरी मसल कुछ भी नहीं है सिवाय मायोकार्डियम की एक्सटेंशंस के। मायोकार्डियम की एक्सटेंशंस हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, वाल्व्स जो हैं, माइटल वाल्व है, पीछे की तरफ ट्राइकस्पिड वाल्व है, इन दोनों की रस्सियों को पकड़ा हुआ है, कॉर्ड्स को पकड़ा हुआ है, जिनको हम कॉर्डा टेंडिनाई कहते हैं। ये है कॉर्डा टेंडिनाई, इनको पकड़ा होता है ताकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसके अंदर जो प्रेशर जनरेट होता है, वो प्रेशर इसके फ्लैप्स को, वाल्व के, पुश करके एट्रियम में ना धकेल दे, उसको पकड़ के रखते हैं। ठीक है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, जब एमआई होता है तो पेपिलरी मसल डैमेज हो सकते हैं। पेपिलरी मसल डैमेज हो गए तो ये इसको पकड़ नहीं सकेंगे, रप्चर हो जाएगा। ये पेपिलरी मसल जब रप्चर हो जाएंगी तो क्या होगा, माइट्रल प्रोलैप्स हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर है, जब हम बाद में मायोकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम इसको। ठीक है, आगे आ जाए, ब्लड सप्लाई के ऊपर आ जाते हैं। हार्ट की ब्लड सप्लाई कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये है राइट कोरोनरी आर्टरी, सिंपल सिंपल पहला नाम बता देता हूँ आपको, ये है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। इसके आगे ब्रांचेस देखते हैं, लेफ्ट की ब्रांच देखिए, ये है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ये क्या है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। पीछे की तरफ आ जाएँ, ये राइट की तरफ आ जाएँ, राइट वाली कौन-सी है, ये इसकी ब्रांच क्या है, मार्जिनल आर्टरी है, राइट मार्जिनल आर्टरी। और यही वाली जो राइट वाली जो पीछे की तरफ जाकर डिसेंड कर रही है, इसे कहते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये 5-6 आर्टरी का नाम आपको बताया मैंने, कॉमन कॉमन जो होते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ जो पड़ी है, उसका नाम है कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी साइनस मैंने बताया था कहाँ से बनती है, साइनस वेनोसस के लेफ्ट हॉर्न से बनती है। आपको अगर एम्ब्रियोलॉजिकल लेक्चर याद हो, उससे बनती है। ये कहाँ पड़ी है, लेफ्ट सॉरी लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान जो एक ग्रूव होता है, उसके अंदर ये पड़ी होती है। पीछे की तरफ पड़ी है, आगे नहीं है, पीछे फेडेड नज़र आ रही है आपको, इसी वजह से नज़र आ रही है क्योंकि पीछे पड़ी है। और ये आकर ड्रेन कहाँ करती है, राइट एट्रियम में ड्रेन करती है। राइट एट्रियम में साइनस विनोसस की तरह, लेकिन पड़ी कहाँ पे होती है, ये लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर पड़ी होती है। तो ये मोटी मोटी इसकी जो है ना आर्टरी की सप्लाई थी। अब ये सप्लाई किस किस को करती हैं, कौन कौन से एरिया को कौन कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही है, ये अगले डायग्राम में देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे उसने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कलर कोडिंग की हुई है, बड़ी प्यारी। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट वाली, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी किसको सप्लाई करती है जी, राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम करती है। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की एंटीरियर वाल को सप्लाई करती है, एंटीरियर वाल। ठीक है, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के एंटीरियर टू थर्ड को करती है, सॉरी, हाँ एंटीरियर टू थर्ड को करती है। ठीक है, और एक और चीज़ को सप्लाई करती है, ये एंटीरो लैटरल पेपिलरी मसल। अगर हम वेंट्रिकल को देखें, वेंट्रिकल का कट सेक्शन देखिए ऊपर से, तो उसके अंदर 3 किस्म के वो पड़े होते हैं, पेपिलरी मसल पड़े होते हैं। ठीक है, ये किसको कर रही है, एंटीरो लैटरल को कर रही है, एंटीरो लैटरल पेपिलरी मसल को ये सप्लाई कर रही होती है। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये देखो पर्पल इसने एरिया जो है ना इसके अंदर शेड किया हुआ है, लैड का जो एरिया ऑफ सप्लाई है वो। अब आ जाते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी की तरफ। राइट कोरोनरी जो आर्टरी है वो सप्लाई कर रही है, राइट एट्रियम को सप्लाई कर रही है, राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही है। यहाँ पे एक और क्लिनिकल इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसए नोड और एवी नोड को भी यही सप्लाई कर रही है, राइट कोरोनरी आर्टरी। अगर राइट कोरोनरी आर्टरी का इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि अगर ये ब्लॉक हो जाए, तो क्या होगा, एसए नोड एवी नोड उड़ गए, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। इसके अलावा जो बंडल ब्रांचेज हैं उनको भी सप्लाई कर रही होती है राइट वाली को, ये राइट बंडल ब्रांच को, तो बंडल ब्रांच ब्लॉक भी हो सकता है राइट का। तो ये इसकी जो है ना क्लिनिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन ये रेयर होती है तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा
जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है वो किसे सप्लाई कर रही है, वो सप्लाई कर रही होती है, यहाँ पे लिखी नहीं हुई, जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है ये वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी है, ये सप्लाई कर रही होती है पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द सेप्टम को। एंटीरियर कौन कर रही थी, लेड कर रही थी, एलईडी लेड, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कर रही थी किसको, एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसे कौन कर रही है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कर रही है। इसके अलावा पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एक और चीज़ को भी कर रही होती है, पोस्टेरोमीडियल पेपिलरी मसल को सप्लाई कर रही होती है। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है, इसकी डुअल सप्लाई होती है तो ये रप्चर नहीं होता पोस्टेरोमीडियल जो होता है, जबकि एंटीरो लेटरल जो होता है वो रप्चर हो सकता है क्योंकि इसकी एक होती है। ठीक है, अच्छा जी, और क्या रह गया है इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी इसके अंदर, वो ये कि जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, ये लिखा हुआ मैंने पॉइंट ये वाला, ओहो ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है ना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर आप एओर्टा की स्ट्रक्चर देखें ऐसे है, यहाँ से कोरोनरी आर्टरीज ऐसे निकल रही होती है पीछे की, नीचे की तरफ, इधर ब्लड जाता है इनके अंदर। अब होता ये है जब सिस्टली होती है तो ब्लड का फ्लो इस तरफ होता है, तो लिहाजा इनके अंदर ब्लड नहीं जाता। जब डायस्टली होती है तो उसका ब्लड का फ्लो कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, और कोरोनरी आर्टरीज को परफ्यूज करता है वो। ठीक है, तो क्या टेक होम बात है इसके अंदर, वो ये कि कोरोनरी आर्टरीज आर परफ्यूज्ड इन डायस्टली नॉट इन द सिस्टली। ये मोटी मोटी एनाटॉमी हमने पढ़ ली है, इसके अंदर कोई और इंपॉर्टेंट बात नहीं है। बस एक और बात इसके अंदर लिखी हुई है फर्स्ट एड के अंदर, वो ये कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो ये है, इसकी वजह से डोमिनेंस डिटरमाइन की जाती है। अगर ये राइट कोरोनरी आर्टरी से निकले इसे कहते हैं राइट डोमिनेंस, अगर लेफ्ट से निकले तो इसे कहते हैं लेफ्ट डोमिनेंस। एक होती है को डोमिनेंस, अगर ये दोनों से सप्लाई ले रही हो, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी दोनों से ओरिजिनेट कर रही हो, इसे कहते हैं को डोमिनेंट आर्ट। ठीक है, मोस्टली ये राइट कोरोनरी आर्टरी से निकल रही होती है। आगे बढ़ने से पहले यार आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं बड़ा ही इनकन्सिस्टेंट बंदा हूँ, मुझे मोटिवेशन चाहिए होती है पढ़ने के लिए भी, कुछ करने के लिए भी। अभी लेक्चर सीरीज शुरू की है, आप लोगों का रिस्पांस नहीं आएगा तो भाई मुझे पता है मैं डिसहार्ट होकर ये डिसकंटिन्यू कर दूँगा। आप लोगों का रिस्पांस मुझे चाहिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मुझे पता लगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो किसी के काम आ रहा है, किसी को समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही, या मैं ऐसे हवा में तो नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, आप खुद भी देखें, अच्छी लगे तो दोस्तों को बताएं कि भी एक सीरीज शुरू हुई है, उसको एंडोर्स करें, उसको पढ़ें, उसको देखें, उसको सुने और शेयर करें इसको। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर के अंदर जो है ना फिजियो के टर्म्स हैं, आगे कुछ फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही है, उसका लेक्चर कल से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।